नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। भारत 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये देश की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान देश का राष्ट्रीय महाकाव्य है। उन्होंने लोगों से इसके प्रावधानों का पालन करने का आग्रह किया। भारत ने शंघाई में भारतीय नागरिक की हिरासत को मनमानी कार्रवाई बताया। कहा, भारत चीन संबंधों के विकास के लिए शांति और सौहार्द आवश्यक। दिल्ली लाल किला विस्फोट के 7वें आरोपी को एनआईए की 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। और गोवा में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर ज़बोखेर सिंदरोव ने फिडे शतरंज विश्व कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। अपनी तरह की इस पहली योजना का उद्देश्य देश में हर साल 6,000 मीट्रिक टन एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण शुरू करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे मजबूत तरह के परमानेंट मैग्नेटों में से एक है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं और इसके साथ 3 और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कनल उसकी डबलिंग का रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से करजत 3rd and 4th रेलवे लाइन का। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बदलापुर करजत के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन को भी मंजूरी दी है। आज बदलापुर से करजत के 3rd और 4th लाइन का अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दिया है और ये करजत के आगे सारा फिर घाट सेक्शन चालू हो जाता है पुणे के लिए। अप टू करजत सबर्बन है। ये मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से चेन्नई और मुंबई से बेंगलोर, इन तीनों रूट्स के लिए ये मेजर एक इम्पोर्टेंट कैपेसिटी एडिशन का इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में आज भारत के नाम पर मोहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबुजा शहर मेजबानी की दौड़ में शामिल था, लेकिन भारत बाजी मारने में सफल रहा। भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले नई दिल्ली में 2010 में इन खेलों का आयोजन किया गया था। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। हमारे लिए ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग 18 से अधिक सिटी में 22 से अधिक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। ये बता रहा है कि ये देश बड़ी टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप लेवल की गेम्स कराने के लिए अपनी क्षमता को दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को मिलने पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना ने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह भारत को वैश्विक खेल केंद्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का प्रमाण है। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। राष्ट्रपति ने आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में कहा कि भारत का संविधान देश का राष्ट्रीय महाकाव्य है और इसके प्रावधानों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ही संविधान सभा में विमर्श किया और अनुच्छेदों को अंतिम स्वरूप दिया।
गंभीर चुनौतियों के बीच देश की एकता को स्थायी संवैधानिक आधार प्रदान करना हमारे संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ संविधान के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लाखों देशवासियों के सामूहिक ज्ञान, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता प्रत्येक नागरिक को एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह पर पाकिस्तान की हालिया टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पड़ोसी देश को दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इन टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करता है। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चीन से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न तथा अविभाज्य अंग है। अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। श्री जायसवाल ने कहा कि एक भारतीय नागरिक के हिरासत को चीन की मनमानी कार्रवाई है और उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा आपसी विश्वास और समझ बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में ये सहायक नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर प्रवक्ता ने कहा कि अनुरोध प्राप्त हो गया है और चल रही न्यायिक तथा आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत इसकी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेलंगाना के हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ रहे घरेलू विमानन बाजारों में से एक है। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सफरान की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये एमआरओ फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर कल भुवनेश्वर जाएंगी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा सदस्यों को संबोधित करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के 7वें आरोपी शोएब को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया है। शोएब को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने एक अन्य संदिग्ध आमिर राशिद अली को हिरासत भी 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। जांच से पता चला है कि शोएब ने 10 नवंबर को कार विस्फोट से पहले आतंकी उमर उन नबी को रसद सहायता प्रदान की थी। अभिकरण ने कहा कि विस्फोट के पीछे की पूरी आतंकी साजिश का पता लगाने के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। मुंबई में इजरायल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने कहा है कि भारत और इजरायल आतंकवाद के साथ भ्रामक आख्यानों का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने वर्षों तक हिंसा झेली है और अब आतंकवाद समर्थक देशों सहित जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। श्री रेवाच ने रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति और इजरायल द्वारा अपने युद्ध अनुभव तथा तकनीकों को साझा करने की तत्परता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के राजकोषीय व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। इसमें वित्तीय प्रबंधन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में पुरानी कमजोरियों को उजागर किया गया है।
गोवा के पणजी में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। फिल्म महोत्सव के 7वें दिन आज कई मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास तथा कई कार्यक्रम आयोजित हुए। एक रिपोर्ट। इफ्फी में आज कई गतिविधियां संचालित की गईं। मैक्सिकन ड्रामा द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्न्स मैचेस इन द सेम बॉक्स का प्रीमियर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी में हुआ। वहीं स्पेनिश फिल्म फॉरेंसिक्स और जर्मनी की जेनी ने मूव्स टू द कंट्री का एशियाई प्रीमियर भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहा। लिविंग द लैंड, द वेव, लेफ्ट हैंडेड गर्ल, ड्रीम्स और व्हाइट स्नो जैसी फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा। भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाईमोंदा, 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरुल्लू जैसी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इफ्फी में आज भूपेन हजारिका पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। वही बंगाली फिल्म पोक्खी राजेर के निर्देशक ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के एक अधूरे कार्य को पूरा किया है। उनकी फिल्म विज्ञान और भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है। कला अकादमी में आज फिल्म समीक्षक की भूमिका और उसके व्यापक प्रभाव पर विशेष फिल्म क्रिटिक्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस स्थान पर प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर एका लखानी ने भी मास्टर क्लास ली। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदरोव ने आज गोवा के अरपोरा में चीनी ग्रैंड मास्टर वेई को फाइनल में हराकर फिडे शतरंज विश्व कप का खिताब जीत लिया है। 19 वर्षीय सिंदरोव ये उपलब्धि हासिल करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल में क्लासिकल गेम बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त होने के बाद श्री सिंदरोव ने चीनी ग्रैंड मास्टर के खिलाफ दूसरा 15-10 रैपिड टाई ब्रेक जीतकर चैंपियनशिप पक्की कर ली। सिंदरोव, वेई और रूस के आंद्रे एसिपेंको ने अगले वर्ष होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो वर्तमान विश्व चैंपियन गुकेश डी के प्रतिद्वंदी का निर्धारण करेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही भारत ने श्रृंखला 0-2 से गंवा दी है। टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी हार है। भारत को जीत के लिए 549 रन बनाने थे और उसकी पूरी टीम 140 रन पर ही सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन प्लेयर ऑफ द मैच और साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की पदक तालिका में खिसक कर अब 5वें नंबर पर आ गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। सेंसेक्स 1023 अंकों के उछाल से 85,610 पर जा पहुंचा और निफ्टी 321 अंकों की भारी वृद्धि से 26,205 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बम्बई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक 1.3% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक 1.2% से अधिक की बढ़त में रहे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे कमजोर हुआ और 89 रुपए 27 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। काशी तमिल संगमम 29 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। कन्याकुमारी, चेन्नई और कोयम्बटूर से बनारस के बीच 7 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। वापसी यात्रा 5 दिसंबर से 17 नवंबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने कल पंजाब में शीतलहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में कोहरे की संभावना व्यक्त की है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय सूचना नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे क्षेत्र का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 328 दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। भारत 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह देश की सामूहिक प्रतिबद्धता और खेल भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान देश का राष्ट्रीय महाकाव्य है। उन्होंने लोगों से इसके प्रावधानों का पालन करने का आग्रह किया। भारत ने शंघाई में भारतीय नागरिक की हिरासत को मनमानी कार्रवाई बताया। कहा, भारत चीन संबंधों के विकास के लिए शांति और सौहार्द आवश्यक। दिल्ली लाल किला विस्फोट के 7वें आरोपी को NIA की 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।